नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे द्वारा दोस्तों लगातार इम्पॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है उत्तराखंड एलटी शिक्षण अभिरुचि पर, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज MCQ प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने आपको 8 मॉडल पेपर सॉल्व करवाए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। दोस्तों, इन मॉडल पेपर को हम इसी तरह से सेट करते हैं जैसा कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, यानी कि जो 30 क्वेश्चंस हम सेट करते हैं बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरीके से होता है जैसा कि एलटी एग्ज़ाम में होता है। तो दोस्तों, आप उन मॉडल पेपर वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आज भी हम आपके लिए एक और नया मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसका नाम है मॉडल पेपर 9। इसमें भी हमने 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किए हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके पूर्व एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इसलिए अपने आप ही ये मॉडल पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं। कई बच्चे कमेंट में PDF की डिमांड करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है। वहां पर आप जाइए, वहां पर से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको आसानी से सारी PDF, हमारे सारी वीडियोस की PDF वहां पर अवेलेबल है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज है मॉडल पेपर 9। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय लाभकारी हो सकता है। जो बच्चा आपकी कक्षा में ध्यान नहीं देता है, तो उसके लिए कौन सा उपाय सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकता है। शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना, बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके, ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना, या फिर बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ पर सबसे कम ध्यान भंग हो सके। तो जो बच्चा आपकी क्लास में ध्यान नहीं देता है, तो उसके लिए जो सबसे लाभकारी उपाय यही है कि बच्चे को आप उस जगह में बैठाए जहां पर उसका सबसे कम ध्यान भंग हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपका सामाजिक परिपक्वता पर आधारित है। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें निहित है। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या यानी कि आपका गुप्त कह सकते हैं, गुप्त करिकुलम विद्यालय के पास रहता है। तो जिसमें क्या आता है? बालात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षी साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाला व्यवहार, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत, परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, या फिर मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण व आकलन। तो इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। ये दोस्तों आपके समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः जो आपकी पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, उसके अंतर्गत दोस्तों ये आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अध्यापक ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई का अनुभव करेगा। तो उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। विकास निरंतर होता है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? कि एक विद्यार्थी को अगर वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव है, तो
तो उसको हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। तो ये है दोस्तों विकास का एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। यानी कि जो आपका विकास होता है वो दोस्तों आपका एक व्यवस्थित क्रम में होता है। ठीक है, तो अगर विद्यार्थी को वर्ग बनाने में कठिनाई होती है तो उसको उसके आगे जो चित्र हैं जैसे कि हीरा या फिर उससे भी जो बड़े, जो हम कह सकते हैं जो टफ चित्र हैं, उनको बनाने में उसको भी क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो सीधी सी बात है कि व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है विकास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक और छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते हैं। कौन सी कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक और छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते हैं? पारंपरिक, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। रचनात्मक, खाली रचनात्मक नहीं हो सकता दोस्तों, क्या होगा आपका, सामाजिक और रचनात्मक। अध्यापक केंद्रित में तो भाई अध्यापक ही मुख्य बिंदु होगा, उसमें तो भाई छात्रों को अंतःक्रिया करने का मौका ही नहीं मिलेगा ना। तो सिर्फ रचनात्मक नहीं हो सकता। जहाँ पर सांसारिक समस्याओं की बात आ गई तो वहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, सामाजिक आ जाएगा। इसके बाद जो वो जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए एक दूसरे से अनुभव को परस्पर ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ पर सामाजिक और रचनात्मक दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, सामाजिक एवं रचनात्मक कक्षा में। ठीक है, जहाँ पर दोनों चीज़ों को महत्व दिया जा रहा है, क्रिएटिविटी भी और आपका सोसाइटी यानी सोशल को भी महत्व दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है दोस्तों। व्यवहारवादी है, समाज सांस्कृतिक है, संज्ञानात्मक है या फिर मानवीय है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों ये है मानवीय अभिप्रेरणा का सिद्धांत। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की, क्योंकि ये दोस्तों मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत के आधार पर है। ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? भावात्मक बुद्धि से कौन सा आपका कौशल संबद्ध नहीं है, ये आपको बताना है। भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों के संग मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जो भावात्मक बुद्धि होती है उसके पास दोस्तों भावनाओं के प्रति जागरूकता होती है, भावनाओं का प्रबंधन भी कर लेता है और वो अपने कक्षा सहपाठियों के संग मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी रखता है, लेकिन भावनाओं की आलोचना इसके अंतर्गत नहीं आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपका अधिगम अक्षमताओं पर आधारित है। अधिगम अक्षमताएं वस्तुपरक तथ्य हैं तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। पठन अक्षमता के पर्याय हैं। सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी पाई जाती है और समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती। आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट स्टेटमेंट है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये है सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी पाई जा सकती है। ठीक है, यानी कि जो अधिगम अक्षमता जो संबंधी विकार है दोस्तों वो ऐसे बालकों में भी हो सकता है जिनका बुद्धि लब्धांक यानी कि IQ सामान्य या उससे अधिक है। ठीक है, तो ऐसे बालक हो सकता है कि पढ़ने लिखने में अक्षम हो, मतलब कि सक्षम नहीं हो, लेकिन वे रचनात्मक कार्यों में कुशल हो। ठीक है, यानी कि क्रिएटिव हो। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि IQ का अधिगम अक्षमता से कोई भी संबंध नहीं है। तो हो सकता है कि जो सामान्य और उससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं वो अधिगम अक्षमता के शिकार हों, और हो सकता है कि वो काफ़ी क्रिएटिव हों लेकिन उनमें अधिगम अक्षमता हो सकती है, यानी कि पढ़ने लिखने में वो असक्षम हो। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भ में
तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीक जैसे कि तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंधित है? संग्रथित अधिगम, हस्तक्षेपी अधिगम, उपचारात्मक प्रत्युत्तर या फिर अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप? इसका राइट आंसर है दोस्तों संग्रथित अधिगम, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? एम्बेडेड लर्निंग। ठीक है, एम्बेडेड लर्निंग इसको दोस्तों बोला जाता है, या फिर आप इसको सहयोगी अधिगम भी बोल सकते हैं कि जैसे कि कोई बच्चे को अगर सीखने में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप तत्काल उसको एक तरीके से सहयोग करते हैं। ठीक है ना, अब उसके लिए आप गैर अधिगमनात्मक तकनीक प्रोवाइड करा सकते हैं और आप उसको बुद्धिपूर्वक गवेषणा, सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन, ये सब चीज़ें आप उसको करवा सकते हैं। तो एम्बेडेड लर्निंग एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं लर्निंग वाइल डूइंग, यानी कि करके सीखने पर भी ये आधारित है। ठीक है दोस्तों, रिसर्च ज़्यादातर ये बताती है कि जो एम्बेडेड लर्निंग है वो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच की लर्निंग से काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें जो अधिगमकर्ता होता है या फिर लर्नर होता है वो ज़्यादा मोटिवेटेड होता है और अपने कार्य को या जो भी उसको टास्क मिला होता है उसको करने में ज़्यादातर एंगेज रहता है। ठीक है ना, और उसको अपने कॉन्टेक्स्ट की ज़्यादातर नॉलेज अच्छी होती है, यानी कि डीप नॉलेज होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों किस में आता है? संग्रथित अधिगम के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन मूल्यांकन में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसके विपरीतता। संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। ठीक, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक भी हो सकता है। रचनात्मक का मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिव। ठीक है, इसको आप निर्माणात्मक भी बोल सकते हैं। संकलनात्मक को क्या बोलते हैं दोस्तों? समेटिव। ठीक है, समेटिव असेसमेंट। और फॉर्मेटिव इसको कभी कभार योगात्मक भी बोला जाता है। तो दोस्तों जो रचनात्मक आकलन है वो कभी कभार समेटिव असेसमेंट भी हो सकता है और इसी तरह से कभी कभार जो समेटिव असेसमेंट है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट भी हो सकता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो सत्र के बीच में लिया जाता है, जैसे कि आपको कोई कमी दिख रही है बच्चे में तो आपने उसका टेस्ट ले लिया। ठीक है, जिससे कि आपको उसको अंक या ग्रेड प्रदान करने से पहले आपने उसका एक तरह का मूल्यांकन कर लिया, आपने उसको दत्त कार्य दे दिया, यानी कोई असाइनमेंट दे दिया या आपने कोई टेस्ट ले लिया बीच में। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि आपका एक तरह से अनौपचारिक टाइप से मूल्यांकन उसका हो जाता है। समेटिव असेसमेंट का मतलब ये है कि आपने जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूरा आपने क्या सीखा, बच्चे ने अंत में क्या सीखा, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? वार्षिक परीक्षाएं लेते हैं। तो वो आपका दोस्तों क्या कहलाता है? संकलनात्मक आकलन कहलाता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज भी हो सकते हैं, यानी कि कभी कभार वो संकलनात्मक भी हो सकता है, संकलनात्मक आपका रचनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपका गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हावर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहार बुद्धियों की अंतःक्रिया है। विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक हैं। अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है पहला वाला, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। देखिए जो हावर्ड गार्डनर है इन्होंने बताया था कि 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती हैं, जो कि बाद में 9 हो गई थी, ये मैंने कई बार बता दिया है। तो उसमें उनका यही मानना है कि हमें जो आपकी 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है वो दोस्तों अलग अलग विशिष्ट क्षेत्रों में हमारे पास विशिष्ट योग्यता रखने के लिए विशिष्ट बुद्धि की
आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो यानी कि आपके अगर मस्तिष्क के एक भाग में अगर क्षति हो जाती है, कहने का मतलब है कि आपकी एक भाग में बुद्धि आपकी अच्छी नहीं है, तो उससे आपकी वो विशिष्ट योग्यता ही प्रभावित होगी, संपूर्ण योग्यता पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि उन्होंने बताया था कि भाई गतिक बुद्धि होती है, जो गतिक बुद्धि वाले होते हैं वो पायलट बनते हैं, शल्य चिकित्सक बन सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से जैसे कि आपकी सांगीतिक बुद्धि होती है, उनका संगीत में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इसी तरह से अंतःक्रिया बुद्धि होती है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे अंतर क्रिया बुद्धि होती है। तो इस तरह की दोस्तों हम इन्होंने क्या बताई थी, बुद्धियाँ बताई हैं, प्राकृतिक बुद्धि बताई थी। तो एक भाग में अगर क्षति होती है तो वह केवल एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, संपूर्ण को नहीं। ठीक है। जो बी वाला है दोस्तों, वो है आपका विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतरक्रिया। ये स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है। पिछले बार हमने दोस्तों इसको गलती से बी कर दिया था, तो इसलिए भी मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। कभी कभार हमसे भी गलती हो जाती है, तो उसको करेक्ट भी करना कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य है और एक तरीके से ये हमारा कर्तव्य भी है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया, और वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपका वृद्धि और विकास से संबंधित है। मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। आपको बताना है कि कौन सा कथन बिल्कुल करेक्ट बैठता है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर रहती है, जबकि आनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। ठीक। व्यवहारवाद के सिद्धांत पर प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। विकास के विभिन्न क्षेत्र में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, और भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता और परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ठीक है। हमें बहुत बार हमने दोस्तों डिस्कस किया है कि जो मानव का विकास होता है, यानी कि अगर हम देखें बुद्धि और व्यक्तित्व, इन दोनों पर आनुवांशिकता का भी प्रभाव पड़ता है और उसके परिवेश का भी प्रभाव पड़ता है। और बाद में पता लगता है कि भाई जो आनुवांशिकता और परिवेश दोनों के इंटरेक्शन से मानव का विकास प्रभावित होता है। ठीक। तो जो मानव विकास के विभिन्न क्षेत्र हैं, देखिए मानव विकास के विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कि चालक विकास होता है, ठीक है ना, यानी कि जो उसका शारीरिक रूप से विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, ठीक है, खेल विकास होता है, भाषा विकास होता है, दृष्टि विकास होता है। वो कई सारे जो दोस्तों ये विकास होते हैं, इन पर जो सापेक्षिक प्रभाव है वो आपका क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। यानी कि इन पर जो इसका इफेक्ट पड़ता है वो आपका क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है, और वो आपस में क्या होता है, परिवर्तनशील होता है विकास की दृष्टि से। ठीक है। वो आपका क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट कि भाई जो आनुवांशिकता और परिवेश है उसका सापेक्षिक प्रभाव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनशील है, यानी कि वो चेंज होता रहता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। आपको बताना है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, ना कि सामान्य प्रतिमान, सभी संस्कृतियों से संबंधित चरणों का सार्वभौम श्रृंखला है, या विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप से आगे की ओर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी वाला, यानी कि आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। यानी सी वाला, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ठीक है। जो आपका कोहलबर्ग का सिद्धांत है, आपने आई होप कि उसको पढ़ा होगा। ठीक। जो कोहलबर्ग है उनके अनुसार जब बालक को नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो उनकी तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण होती है, ना कि अंतिम निर्णय। और कोहलबर्ग ने कॉन्सेप्ट बनाया था कि भाई जो बालक है वो अपनी विकास की अवस्था में 3 स्तरों से गुजरता है,
और अपनी नैतिक तार्किकता की योग्यताओं को विकसित करता है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या बताए थे, 3 सोपान बताए थे नैतिकता में, नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं और 7 इन्होंने सोपान बताए हैं। ठीक है, जो आपके 3 प्रमुख स्तर हैं, जैसे कि पूर्व परंपरागत स्तर होता है, फिर परंपरागत स्तर होता है, फिर उत्तर परंपरागत स्तर होता है, फिर इनको इन्होंने क्या किया है, 7 सोपान में डिवाइड किया है। तो दोस्तों ये आपके क्या है, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की एक सार्वभौम श्रृंखला है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न, छात्रों में सृजनात्मकता का निर्माण करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों को कक्षा में पढ़ाएंगे, गृह कार्य देंगे, प्रोजेक्ट कार्य करेंगे या फिर नवाचार संबंधी कार्य देंगे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्या, कि आपको अगर छात्रों में क्रिएटिविटी का निर्माण करना है तो इसके लिए आपको छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपका एनसीएफ पर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जिससे क्या होगा, भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास में भूमिका को जाना जा सके, विद्यार्थी का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभाव के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके, प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, या फिर पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या है, काफ़ी सिंपल है, क्या होना चाहिए, पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। ठीक है, पर्यावरणीय चिंताएं क्या हैं, इनका संरक्षण कैसे किया जाएगा, तो इसके संबंध में जो क्रिटिकल नॉलेज है उसको पैदा करना है। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्रस्तावित है और उनका यही मानना है कि भूगोल को इसीलिए पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध करने की योग्यता है। जब आप सूचना को छोटे छोटे भाग में पढ़कर उनका अलग से अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? देखिए, आप अंश से पूर्ण की ओर को जाते हैं तो वो क्या है, बोध है, प्रयोग है, विश्लेषण है, स्मरण है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों, वो विश्लेषण है। विश्लेषण और संश्लेषण मैंने आपको बताया था ना, तो इसमें आप क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसकी आप स्टडी करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, कंबाइंड रिजल्ट निकालते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या है, अंश से पूर्ण की ओर है। ठीक, तो यानी कि सूचना को छोटे छोटे भाग में आपने डिवाइड करना है, दैट इज एनालाइजेशन यानी कि विश्लेषण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है? ठीक है, एक दशक में एक विशेष क्षेत्र में वर्षा में कोई आपको बदलाव बताना है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है? दंड आरेख, आवृत्ति बहुभुज, वैन आरेख या फिर प्रवाह संचित्र? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर है दंड आरेख यानी कि बार डायग्राम। ठीक है, अगर आपको एक क्षेत्र है, कोई एक क्षेत्र विशेष है, अब आपको बताना है कि भाई 1990 से लेकर 2010 तक, या हम कह सकते हैं भाई 2000 तक। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे कि भाई हमसे किसने कह दिया कि भाई 1990 से 2010 तक किसी विशेष क्षेत्र में या 2000 तक क्या रहा वर्षा का। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया भाई, वर्षा को mm में दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद आपने ऐसे बना दिया डायग्राम ये। ठीक है, 1990 में ऐसा है, 1991 में ऐसा है, 1992 में ज़्यादा वर्षा पड़ी, फिर 93 में कम हो गई, 2000 में और कम हो गई। तो ऐसे करके दोस्तों क्या बनता है, बार डायग्राम बनता है, ऐसे बार बनते हैं ना। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, वर्षा में आने वाले बदलाव को आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं किसी विशेष क्षेत्र में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है दोस्तों। वर्णनात्मक आंकड़े, क्लिनिकल केस अध्ययन आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े या फिर द्वितीयक आंकड़े? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, कि अगर आपने छोटे बच्चों की शिक्षा को समझना है यानी कि उनकी समस्याओं को समझना है
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, निदान करना पड़ेगा, और निदान से रिलेटेड आपको क्या करने पड़ेंगे, आंकड़े करने पड़ेंगे। तो क्लिनिकल केस अध्ययन आंकड़े इनको बोला जाता है, यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हैं, नैदानिक केस अध्ययन आंकड़े भी इनको बोल सकते हैं। तो जीवन इतिहास का आपने अध्ययन करना है ग्रामीण समुदाय के, तो वो आपके क्लिनिकल केस अध्ययन आंकड़े कहलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है। इंडक्टिव लर्निंग किस उपागम के विपरीत है। अनुरूपण के, प्रतिपादक शिक्षण के, निपुणता अधिगम के, संरचनात्मक अधिगम के। अनुरूपण का मतलब होता है नकल करना, ठीक है। तो जो प्रेरक अधिगम है वो किस उपागम के विपरीत हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, अनुरूपण यानी कि नकल करने के दोस्तों ये विपरीत है। प्रेरक अधिगम का मतलब आप जैसे जानते हैं, इंडक्टिव लर्निंग में आप क्या होता है दोस्तों, कि आप एज ए ऑब्जर्वर यानी कि खोजी के रूप में आप कार्य करते हैं, यानी कि आप उदाहरण से नियमों की खोज करते हैं, ठीक है। तो वो अनुरूपण के बिल्कुल विपरीत होगा। कई बुक्स में दोस्तों इसका आंसर प्रतिपादक शिक्षण दिया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही आंसर है। आप अपनी समझ से बताइएगा कि आपको क्या राइट आंसर लगता है। मुझे तो इसका अनुरूपण ही सही लगता है, बाकी आप पर भी मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर प्रतिपादक शिक्षण हो, लेकिन मेरी समझ में तो अनुरूपण होना चाहिए। बाकी आप बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन प्रोजेक्ट कार्य के अंग है। आपको बताना है कि भाई जो प्रोजेक्ट कार्य है वो किस तरह से चलता है। रिपोर्ट लेखन, स्थल का अवलोकन, संबंधित जानकारी का संकलन, स्थल का चिन्हीकरण। तो इसका सही कूट क्रम क्या होगा आपको बताना है। जब आप प्रोजेक्ट का काम करते हैं तो आप कैसे करते हैं, ठीक। सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, स्थल का चिन्हीकरण करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्थल को देखेंगे, ठीक है। पहले आपने उनका चिन्हीकरण किया, फिर आपने उसको अवलोकन किया, देखा कि भाई कैसी आपकी प्लेस है, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, संबंधित जानकारी का संकलन करेंगे, एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट को बनाएंगे। तो बहुत सिंपल सा है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 2 3 1, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए एक सामान्य संभाव्य वक्र में u बराबर है 100 और SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 15 है। तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इन बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी आपका दोस्तों आया हुआ है पूर्व एग्जाम में, 2014 के CTT एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो इसको आप कैसे करेंगे दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये आपका एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। आपको बस मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, उस फॉर्मूले की मदद से आप इसको दोस्तों करेंगे। सबसे पहले तो आप एक टर्म को याद रखिए, इसको बोलते हैं z, ठीक है। आप इसको, इस z की वैल्यू को अपने ध्यान में रखना है। जैसे कि z का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है x माइनस u अपॉन SD, ठीक है। क्या होता है, x माइनस u अपॉन SD, ठीक है। x का मतलब है जितने आपने अंक प्राप्त किए, u मतलब 100 जो कि एक एवरेज स्कोर है, जो कि एक एवरेज बंदा स्कोर करता है, कितना करता है 100, और SD का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रखूँ तो z बराबर आपका आएगा, देखिए क्या आएगा, 130, यहाँ पर आप x की वैल्यू जो आपने स्कोर किया माइनस 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 15, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 130 में से 100 जाएंगे तो कितना बचेगा, 30/15, यानी कि 15 दूनी कितना होता है 30, ठीक है। अब दोस्तों इसकी वैल्यू आपकी आ गई 2, z की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। तो z की वैल्यू तो निकालना आप सीख गए, यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कुछ वैल्यू जो आपको याद रखनी पड़ेंगी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। देखिए अगर z की वैल्यू 1.96 आती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होता है 95%, ठीक है। अब इसके अंदर के टर्म कैसे हैं, देखिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, स्टैटिस्टिक्स का टर्म है, तो इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर z की वैल्यू 1.96 आती तो 95% बच्चों से वो ज़्यादा स्कोर करता, ठीक है। अगर z की वैल्यू आती है 2.33 तो ये होता है 98%, ठीक है। और अगर z की वैल्यू आती है 2.57 तो इसकी वैल्यू होती है 99%, ठीक है। तो आप देखिए कि z की वैल्यू क्या है, इन दोनों के बीच में है,
तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो z की वैल्यू है वो 97.7% के अराउंड पे होगी, क्योंकि z की जो वैल्यू आ रही है वो 2 से के बराबर आ रही है, ठीक है। और 2.33 पर आपका कितना है, 98% है, तो इसका राइट आंसर कितना होना चाहिए, 98% होना चाहिए। बस आप इतना ध्यान में रखो, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि आपका एक प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, उसके अंदर के एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है। बाकी हमें ये सब चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा दोस्तों कॉन्फिडेंस इंटरवल कहलाता है कि इतना हम कॉन्फिडेंस हैं अपने इंटरवल में, ठीक। तो हमारा कितना कॉन्फिडेंस है, 95% कॉन्फिडेंस है, 98% कॉन्फिडेंस है। तो यानी 98% कॉन्फिडेंस का मतलब है कि वो बच्चा आपका 98% बच्चों से ज़्यादा उसने अपने अंक प्राप्त किए। 11 वर्षीय बच्चों में से, जो 11 वर्ष के जितने भी बच्चे रहे होंगे, माना 50 बच्चे हुए होंगे, तो उनमें से 98% बच्चों से ज़्यादा उसने स्कोर किया है। ये इसका दोस्तों मतलब होता है। बाकी आपको इसमें ज़्यादा कुछ घुसने की ज़रूरत नहीं है डीप में, आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है जो मैंने आपको बताया। क्या होता है, x माइनस यू मतलब होता है माध्य भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कभी कभार आपको क्वेश्चन में माध्य दे दिया होगा, बट्टे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन SD, या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं सिग्मा, ऐसा भी दिया सकता है, सिग्मा बराबर 15, ठीक है। और इसको ऐसे म्यू दे सकते हैं, म्यू बराबर 100, ठीक। तो ऐसे भी दोस्तों इसको दिया हो सकता है, ऐसे म्यू बराबर 100, ठीक। तो बस आपने ध्यान रखना है। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन अब आने लग गए हैं, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी। मैंने जब ये क्वेश्चन देखा तो मैं खुद हैरत में रह गया कि इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखिए इस तरह से लेवल आपका बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों अब आ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। कोई बंदे को अगर हकलाने की समस्या है तो उससे आप किस पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। अनुश्रुत वॉक यानी कि डिक्टेटिव स्पीच, प्रवर्तित वॉक यानी कि प्रोलॉन्ग्ड स्पीच, परिणामकार वॉक यानी कि प्राग्मेटिक स्पीच, और लंबित वॉक यानी कि आपकी प्रोट्रैक्टेड स्पीच। तो इसका क्या राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। यानी कि प्रोलॉन्ग्ड स्पीच से दोस्तों आप किसी व्यक्ति की हकलाने की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसमें जैसे कि लंबे समय तक भाषण, ठीक है, और या एक तरीके से जो उपन्यास भाषण होते हैं ना, उसके पैटर्न का एक समूह होता है जो हकलाने के लिए एक लोकप्रिय उपचार का आधार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है। अगर कक्षा में शोरगुल हो रहा है ज़्यादा तो आप क्या करेंगे, बात मत करो कहना, विद्यार्थियों की आवाज़ से भी ऊंची आवाज़ में बोलना, शांत रहकर विद्यार्थियों को देखना, या फिर शोरगुल की परवाह करते बिना शिक्षण कार्य को प्रारंभ कर देना। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। अगर आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा हो तो आप क्या करेंगे भाई, शांत रहकर विद्यार्थियों की ओर देखेंगे, ठीक है। जब आप क्लास में जाते हैं तो आप अगर जितना जैसे बोलोगे बात मत करो कहना, तो उतना बच्चे बात करने लग जाते हैं, ठीक। तो आप विद्यार्थियों की आवाज़ से भी ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। बस आप क्या करिए, जाइए क्लास में और शांति से खड़े होकर बच्चों को देखते रहिए। तो वो क्या होगा, कुछ देर बाद जैसे कि उनकी आप आँख से आँख मिलेगी, नज़र से नज़र मिलेगी, तो अपने आप ही क्या होगा, कुछ देर में वो शांत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका संप्रेषण का क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेंगी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है। कहने का मतलब है कि राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति दी गई है। राज्य सरकारें अधिनियम के उपबंध के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकेगी, उसके लिए जीओ जारी कर सकेंगी, ठीक है ना। यानी कि जीओ जारी करके वो अधिनियम के उपबंधों के लिए कार्यान्वयन के लिए नियम लागू कर सकेगी, यानी कि अपने राज्यों में RTE को लागू कर सकेंगी। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया, मैंने आपको बताया है अनुच्छेद नंबर 38, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर यह क्वेश्चन आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपका पर्सनालिटी पर है। किस मनोवैज्ञानिक द्वारा अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये है आपका, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई टाइप्स ऑफ मैन, देखिए एक क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं।
पहले तो टाइप्स ऑफ मैन किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, ये लिखी गई स्प्रेंजर के द्वारा, ठीक है। तो ये एक तरीके का समाजशास्त्रीय प्रकार भी कह सकते हैं। जैसे व्यक्तित्व के प्रकार है ना, कई प्रकार में आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि शारीरिक रचना के आधार पर कई, जैसे क्रेचमर हैं, इन्होंने क्या किया था भाई, शरीर रचना के आधार पर किया। ऐसे ही आपके स्प्रेंजर हैं, उन्होंने समाजशास्त्रीय प्रकार पर इन्होंने क्या किया था, इसको वर्गीकृत किया था, ठीक है ना। इन्होंने हम कह सकते हैं जो सामाजिक कार्य और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार इन्होंने बताए हैं। जैसे कि इसमें सैद्धांतिक होते हैं और आर्थिक टाइप के व्यक्ति होते हैं, व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कलात्मक, ठीक। तो ऐसे इन क्या कहलाता है ये दोस्तों, स्प्रेंजर का वर्गीकरण है जो कि समाजशास्त्रीय प्रकार पर आधारित है। ऐसे ही मनोवैज्ञानिक प्रकार होता है। मनोवैज्ञानिक प्रकार में कौन है, कार्ल जूंग है, जिन्होंने अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व में वर्गीकृत किया था। तो इस तरह से भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, व्यक्तित्व के वर्गीकरण को याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपका अधिगम पर आधारित है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है, पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। तो इसका राइट आंसर है पारंपरिक अनुकूलन, इसके अंदर सीखा जाता है। सांकेत अधिगम या सांकेतिक अधिगम, सिग्नल लर्निंग किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, ये दिया गया था गेने के द्वारा, ठीक है ना। गेने ने अपनी पुस्तक लिखी थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, उसमें सीखने के उन्होंने मूलतः 8 प्रकारों का वर्णन किया था। और इन 8 प्रकारों को दोस्तों इन्होंने क्या किया था, एक सीरीज में रखा था, ठीक है ना। जिसमें सबसे नीचे था क्या, जिसकी हम बात कर रहे हैं संकेत अधिगम, सबसे ऊपर कौन था, समस्या समाधान करना, ठीक है। तो दोस्तों जो संकेतिक हम कह सकते हैं, संकेतिक जो सीखना होता है वो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के बिल्कुल समान होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि आपका कोई न्यूट्रल आपका स्टिमुलस होता है, उसके सामने कोई आपका स्वाभाविक उद्दीपन, यानी कि आपका जैसे होता है ना न्यूट्रल और एक होता है नेचुरल, ठीक है ना। तो नेचुरल उद्दीपक के संग आपको क्या होता है, मिलाकर कई बार दिया जाता है, जिससे कि क्या हो जाती है, कंडीशनिंग हो जाती है, ठीक है, यानी कि अनुकूलन हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर यही है कि आपका क्लासिकी अनुबंधन के बिल्कुल क्या होता है, समान होता है, जिसमें आपका क्या होगा, न्यूट्रल उद्दीपन के संग कोई क्या होता है, नेचुरल आपका स्टिमुलस दिया जाता है। जैसे कि आपने पावलोव का प्रयोग देखा था, तो उन्होंने क्या किया था, घंटी और भोजन, ठीक है। भोजन आपका क्या है, नेचुरल स्टिमुलस है, जबकि घंटी आपकी क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है। लेकिन हुआ क्या, घंटी बजी, लार टपकी और भोजन देख के भी लार टपकी, तो यानी कि क्या होगी, अनुकूलन हो गया, कंडीशनिंग हो गई, ठीक। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पारंपरिक अनुकूलन बोला जाता है। तो संकेत अधिगम भी यही कहलाता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है दोस्तों, कि आपका जो शैक्षिक सामग्री है उसको छोटे छोटे पदों में हम विभाजित कर देते हैं और उसे इस प्रकार से श्रृंखलाबद्ध करते हैं कि जिसके सहारे जो सीखने वाला होता है, यानी कि अधिगम करता होता है, वो जहाँ तक जानता है या जहाँ तक उसको ज्ञान होता है, उसके आगे के अज्ञान व नवीन ज्ञान को वो आसानी से सीख लेता है, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हैं कि जो अधिगम आपका जो अभिक्रमित अनुदेशन होता है वो आपकी क्या होता है, एक शिक्षण अधिगम की एक विधि है, ठीक है। यानी कि एक अनुदेशनात्मक क्रिया को अनुदेशन एवं स्व अधिगम में परिवर्तित करने की तकनीक भी इसको कह सकते हैं, जिसमें आप कंटेंट को छोटी छोटी श्रृंखलाओं में विभाजित कर देते हैं और अधिगमकर्ता इन्हें पढ़कर सही या गलत अनुक्रिया करता है और गलत अनुक्रियाओं को वो ठीक करता है और सही अनुक्रियाओं की पुष्टि करता है। तो इसमें दोस्तों आपका क्या है, अभ्यास का सिद्धांत इसके अंतर्गत नहीं आएगा। पुनर्बलन का सिद्धांत भी इसके अंतर्गत आता है, सक्रिय अनुक्रिया भी और छोटे छोटे पदों का सिद्धांत भी इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि शिक्षण पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। आपको बताना है कि भाई शिक्षण का अधिगम स्तर या फिर शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है, विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर या फिर समझ स्तर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विभेदीकरण स्तर। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, एक होता है स्मृति स्तर या इसको बोलते हैं मेमोरी लेवल, ठीक है। आप इसको ऐसे भी इंग्लिश में याद रखो क्योंकि हिंदी में कभी कभार क्या होता है कि नाम को आपस में चेंज कर लेते हैं। इसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होगा आपका, ऑफकोर्स समझ स्तर होगा। चिंतन स्तर को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव
लेवल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल, इसको आप ध्यान में रखना। जो चिंतनशील जो स्तर है उसको रिफ्लेक्टिव लेवल बोला जाता है, ठीक है। तो 3 आपके क्या क्या हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक। ये 3 होते हैं। आपका जो विभेदीकरण स्तर है वो आपका शिक्षण के स्तरों में नहीं आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्मृति, बोध और चिंतन, स्मृति, बोध और चिंतन, तो समझ को आप बोध मान लीजिए और ये आपका चिंतन हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों। जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत है, यानी कि एक्सपेक्टेसी जो आपका सिद्धांत है, एक्सपेक्टेसी जो आपका होता है ना, मैथमेटिकल में ये यूज़ होता है, और वैसे तो देखा जाए तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा यूज़ होता है, एक्सपेक्टेंसी ज़्यादातर, एक्सपेक्टेंसी, थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी, ये इसको बोला जाता है। ये किसके द्वारा दिया गया, तो इसका राइट आंसर है विक्टर रूम के द्वारा 1964 में दोस्तों ये प्रत्याशा विचारधारा का प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। तो इसको अभी ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं, बस आप इसको ध्यान में रखो कि प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर रूम के द्वारा दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि क्रियात्मक अनुसंधान पर है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने अपने क्षेत्रीय सिद्धांत में क्रियात्मक अनुसंधान के संकेत दिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक आपके सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे वो, पावलोव थे, फ्रायड थे, रूसो थे या फिर कर्ट लेविन थे। तो इसका राइट आंसर क्या है, कर्ट लेविन। बहुत ईजी है क्योंकि आपको पता है बाकी 3 तो हो नहीं सकते, ठीक। तो भाई क्रियात्मक अनुसंधान को स्थापित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, अमेरिका को जाता है। और क्रियात्मक अनुसंधान के द्वितीय युद्ध, जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के कोलियार के द्वारा ये इसका यूज़ किया गया, ठीक है। और इसके बाद जो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कर्ट लेविन के द्वारा 1964 में किया गया था मानव संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में मानव संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इसका प्रयोग 1964 में कर्ट लेविन के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ क्या है दोस्तों, ये पिछली वीडियो में हमने कुछ गलत बता दिया था, इसलिए मैं आपको सही यहाँ पर कराने के लिए क्वेश्चन ये दोबारा मैंने इंक्लूड किया है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला है। पिछली वीडियो में मैंने इसको गलती से सी बता दिया था, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन जो हमसे गलती से गलत हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। शोध नहीं होगा, ये सोच नहीं होगा, शोध होगा, ठीक है। तो कौन सा चरण क्रियात्मक अनुसंधान को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, तो ये उपकल्पना का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, सामान्यकरण या फिर शोध कल्पना, अपरिवर्तित, कठोर होना। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। हमने इसको गलती से उपकल्पना का निर्माण बता दिया था दोस्तों। हाइपोथेसिस का निर्माण क्रियात्मक अनुसंधान को क्रियात्मक नहीं बनाता, जबकि जो आपका प्रोग्राम का क्रियान्वयन, जो आप अनुसंधान के बाद उसके बाद जो आपको निकल कर आता है उसका आप क्रियान्वयन करते हैं और लास्ट में उसका इवैल्यूएशन करते हैं, तो वही दोस्तों इसको क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, यानी कि आपका एक्शन रिसर्च बनाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो चुकी है लेकिन फिर भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर आपको हमारा कार्य पसंद आता है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम दोस्तों कुछ आपको इम्पॉर्टेंट MCQ प्रोवाइड करवाएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब मॉडल पेपर हम कुछ दिनों में लेकर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको दोस्तों कई जो आपके टॉपिक्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। मॉडल पेपर हम दोस्तों फिर अब आगे कुछ दिनों में लेकर आएंगे, क्योंकि काफ़ी समय से हम मॉडल पेपर ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब हम आपको कुछ टॉपिक बेस्ड आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ करवाएंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।